नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि वादा था कि आज से एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये कोर्स शुरू भी हो गया है। थोड़ा सा देरी से जरूर आपको ये लेसन मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आगे से शाम को 8:30 बजे आपको लेसन मिल जाया करेगा। खैर, अब इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की इस बुक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस बुक का जो टाइटल है वो है हमारे अतीत, यानी कि आवर पास्ट, यानी कि हमारे अतीत, हमारे इतिहास के बारे में बात करती है ये बुक। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यहां पर ये हमारे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। यहां पर हमारा शब्द का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। नॉर्मली हम यही बात करते हैं, हमारा अतीत, हमारा इतिहास, है ना। लेकिन यहां पर हमारे अतीत का इस्तेमाल किया गया है। ये दोस्तों एक गहराई से सोचने वाली बात है और मैं आपको बताता हूं। दरअसल एनसीईआरटी की ये जो बुक्स हैं ये समग्रता लिए हुए हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहां पर चीजों को कवर किया गया है। हिस्ट्री को भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया गया है। तो हमारे अतीत का दोस्तों मतलब आपको बताता हूं। दरअसल इतिहास जो है वो केवल राजाओं की कहानी नहीं है, वो केवल साम्राज्यों की, एम्पायर्स की कहानी नहीं है। ये हमारी भी कहानी है, आम लोगों की भी कहानी है, हमारे समाज की भी कहानी है ना। तो केवल हम यहां पर राजाओं के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, हम यहां पर हमारे समाज के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, समाज का इतिहास मतलब समाज के जो आम लोग थे, जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, वो लोग उस दौर में क्या कर रहे थे, किसान उस दौर में क्या कर रहे थे, किस प्रकार की फसलें उस दौर में होती थी। ठीक है, राजाओं का इतिहास तो साथ ही साथ चलेगा ही। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी साथ ही साथ बातें यहां पर चलेंगी। और इनके अलावा हमारे अतीत का मतलब यह भी है कि जो इतिहास है वो केवल एक ही इलाके विशेष का नहीं है दोस्तों, एक ही क्षेत्र विशेष का नहीं है। जैसे मैं राजस्थान में हूं तो केवल राजस्थान का इतिहास नहीं है, पंजाब के लोगों का अपना इतिहास है, साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनका अपना इतिहास है। तो ये काफी समग्रता लिए हुए है ये वाली बात, इसलिए यहां पर हमारे शब्द का इस्तेमाल किया गया है हमारा की बजाय। ठीक है, इसलिए यहां पर ये जो बात की गई है ये पास, ठीक है, एस लगाया गया है, यहां पर प्लूरल इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद करता हूं पहली बात आपको ये सही लगी होगी। खैर, इसमें आगे बढ़ते हैं और इस किताब के अंदर पहले चैप्टर पे जाने से पहले दोस्तों, ये अगर चीज आप पढ़ेंगे तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इससे आपको इतिहास के बारे में एक बेसिक आपको जानकारी मिलेगी, इतिहास की कुछ आपको डेफिनेशंस मिलेंगी। खैर, मैं यहां पर केवल एक लाइन की बात करूंगा। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, ये हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। एक और डेफिनेशन देखिए दोस्तों, अगले पेज के ऊपर, ये थोड़ी सी और बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन खैर, इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। तो इतिहास की अलग अलग डेफिनेशंस हमको देखने को, पढ़ने को यहां पर मिल रही हैं, और पूरी चीज अगर आप ये पॉज करके पढ़े तो आपको इतिहास के बारे में काफी बेसिक जानकारी होगी। अब दोस्तों, यहां पर आपको पता चलेगा कि इस बुक के बारे में, इस बुक के अंदर दरअसल है क्या। क्लास 6 की इस पूरी बुक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और इतिहास की एक काफी ब्रॉड आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले इस किताब के बारे में, इस किताब में आपको सिर्फ राजा रानियों, उनकी विजयों, नीतियों के बारे में ही पढ़ने को नहीं मिलेगा, बल्कि आप पढ़ेंगे शिकारियों के बारे में, कृषकों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, व्यापारियों के बारे में। आप जान पाएंगे आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं और धान की खेती कैसे होने लगी। ठीक है, गांव और शहर कब बसे, तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास को काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिया गया है एनसीईआरटी की बुक्स में, इसीलिए हमारे लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों, ये डेफिनेशन देखिए, तुम पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है, इतिहास सामान्य स्त्री पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज के बारे में है। तो यह बात दोस्तों सबसे पहले की गई है, ताकि आप लोग इतिहास को बिल्कुल एक संकीर्ण दृष्टि से ना देखें। ठीक है, आप ये ना देखें कि ये सिर्फ राजा रानियों का इतिहास है, ये सिर्फ एम्पायर्स का इतिहास है। ये हमारा इतिहास है दोस्तों, हमारे समाज का इतिहास है। ठीक है, हमारा समाज कैसे बना, तो ये चीज है। खैर, अब हम दोस्तों बात करेंगे कि क्लास 6 में कितने चैप्टर हैं।
ठीक है, तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। इसके अंदर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, टोटल आपके सामने ये 11 चैप्टर रहेंगे और इनमें से जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर आपको नजर आ रहा होगा, क्या, कब, कहां और कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा। तो ये आ गया है हमारा पहला चैप्टर, क्या, कब, कहां और कैसे। अब एनसीईआरटी की एक खूबसूरती है दोस्तों कि यहां पर कुछ आम लोगों के चेहरे लिए जाते हैं हमें चीजें आसानी से समझाने के लिए। कई बार आम लोगों के चेहरे लिए जाते हैं, कई बार कुछ कार्टून, कुछ स्केचेस ऐसे लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ये रशीदा के बारे में, एक स्टूडेंट है रशीदा, इनको लिया गया है। तो रशीदा अखबार पढ़ रही थी, अचानक उनकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। तो रशीदा सोचने लगी कि ये आखिर कोई कैसे जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। तो 100 सालों पहले क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि क्या क्या कुछ करेंगे हम। कुछ कहेंगे कि हम किताबें पढ़ेंगे या कुछ किसी और सोर्स को देखेंगे। जैसे यहां पर बताया गया है, जैसे आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, अखबार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इवन कुछ जो 120 साल का कोई व्यक्ति अगर आपको मिले तो ऐसे किसी व्यक्ति से आप बात कर लीजिए कि भैया 100 साल पहले क्या हुआ होगा। खैर दोस्तों, बात केवल 100 साल पहले की नहीं है, इतिहास तो बहुत पुराना है। ठीक है, जो भी बातें गुजर गई हैं वो सब कुछ इतिहास है। बहुत पहले क्या हुआ था ये हम कैसे जानेंगे, हजारों सालों पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये ही हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए पहले चैप्टर का जो टाइटल है ये है, क्या, कब, कहां और कैसे। यहां पर हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं दोस्तों, इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या हैं हमारी हिस्ट्री के। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने, प्रश्न एक बार फिर से वही आप लोगों के सामने खड़ा है। तो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के सोर्सेज से ही तो हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि भैया हम सीधा किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन दोस्तों जो किताब के अंदर जो कुछ लिखा गया होगा वो आखिर सोर्सेज से ही तो आया होगा, है ना। जो भी आपके पास हिस्ट्री की मोटी बुक होगी, उस बुक के अंदर जो भी कुछ छपा है, जो भी कुछ लिखा गया है, वो सोर्सेज के हवाले से ही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी प्रकट हुआ और उसने पूरा इतिहास हमको बता दिया। ये हमें सोर्सेज के हवाले से ही पता चलता है। तो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में ये जो पहला लेसन है बात करता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अब दोस्तों आज के टाइम में जो आपके सामने बुक्स होती हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स ही ले लीजिए, तो वो छपी हुई होती हैं, या कोई भी और बुक हो सकती है, नॉवल हो सकती है, तो वो छपी हुई होती है क्योंकि आज छापा खाना है, तमाम तकनीक है। लेकिन पुराने समय में हजारों साल पहले कोई तकनीक नहीं होती थी। ठीक है, इसीलिए हाथों से ही पूरी की पूरी किताबें लिख दी जाती थी, है ना। कुछ छपाई नहीं होती थी और कोई कागज, इस तरह का कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था हजारों साल पहले की बात करें तो, है ना। कुछ पेड़ के पत्तों के ऊपर लिख दिया जाता था, पेड़ की जो छाल है, बार्क, उसके ऊपर लिख दिया जाता था, या फिर किसी पत्थर के ऊपर लिख दिया जाता था। तो ये चीजें हैं। खैर, जो जैसे पेड़ के पत्तों के ऊपर लिख दिया जाता था और उनके जरिए जो किताबें तैयार हो जाती थी, उन किताबों को कहते थे पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, इंग्लिश में ये देखिए दोस्तों आपके सामने है मैन्युस्क्रिप्ट। तो जहां पर इंग्लिश के शब्दों की जरूरत है वहां पर मैंने इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो ये बातें आपको जाननी जरूरी है दोस्तों। अब पांडुलिपियां कैसे, नॉर्मली ये ताड़ पत्रों के ऊपर, ताड़ पत्र मतलब जैसे पाम ट्रीज हैं, पाम ट्री का एक पत्ता ले लिया, उस पत्ते के ऊपर लिख दिया। इस तरह से हिमालय क्षेत्र में, ये हिंदी में भुर्ज लिखा है लेकिन बर्च, ठीक है, बर्च नाम का एक पेड़ है। ठीक है, उस बर्च नाम के पेड़ की छाल को, बाग को ले लिया जाता था, उस छाल के ऊपर लिखा जाता था। आगे कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है दोस्तों। अब ये जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ये बताया गया है कि ये जो पांडुलिपि है ये लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी और इसको लिखने के लिए ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ताड़ के पत्ते यानी कि पाम ट्री। ठीक है, जो पाम ट्री है, पाम ट्री के जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल किया गया था, उनके ऊपर ये 1000 साल पहले ये पांडुलिपि लिखी गई थी। और आप लोग देख सकते हैं ये छपाई नहीं है दोस्तों, ये हाथ से लिखा गया है और बेहद खूबसूरती से लिखा गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरह से अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल आ जाएगा जहां पर बर्च ट्री जो है
है ना, जिसकी हमने बात की थी। बर्च ट्री के की छाल के ऊपर जो लिखा जाता था, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो अभी आपके सामने आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि जो पांडुलिपियां हैं वो तैयार की जाती थी पुराने समय में। किताबें और ग्रंथ तैयार किए जाते थे, कोई छपाई नहीं होती थी। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पहला सोर्स हो गया एक प्रकार से। और इन सोर्सेज को क्या कहते हैं? इन सोर्सेज को कहते हैं दोस्तों लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, साहित्यिक सोर्स भी इनको हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साहित्यिक सोर्स हैं, किताबें पुराने टाइम की लिखी हुई, पांडुलिपियां लिखी हुई। ठीक है, तो ये हमारे साहित्यिक सोर्स हैं। इन साहित्यिक सोर्सों के अंदर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे ये अभिलेख हो गए। अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस, ये भी दोस्तों साहित्यिक सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्स हैं। जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके अंदर खास बात यह है कि ये पत्तों के ऊपर नहीं लिखी जाती थी। ठीक है, ना तो पत्तों के ऊपर, ना ही पेड़ की छाल के ऊपर लिखी जाती थी। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये तो या तो धातु के ऊपर, ठीक है, या तो जैसे कोई धातु पुराने टाइम में ले ली गई, कोई तांबे का कोई पत्थर ले लिया गया, है ना, और तांबा ले लिया गया या पीतल, जो भी इस तरह के, या कांसा ले लिया गया, उसके ऊपर उकेर दी गई। ठीक है, उसके ऊपर लिख दिया गया, या किसी कठोर सदा किसी पत्थर के ऊपर लिख दिया गया। ठीक है, तो ये होती हैं इंस्क्रिप्शंस। इनका भी एग्जांपल आपको मिलेगा। तो ये इंस्क्रिप्शंस किस लिए खुदवाई जाती थी या लिखवाई जाती थी? तो ये नॉर्मली जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, शासक लोग जो होते थे, वो अपने आदेश देते थे और उन आदेशों को पत्थरों के ऊपर या मेटल्स के ऊपर, धातुओं के ऊपर उत्कीर्ण करवा देते थे। ठीक है, ताकि लोग इन आदेशों को पढ़ सकें और राजाओं के आदेशों का पालन किया जा सके। ठीक है, हालांकि कुछ एक मौके ऐसे भी हैं, कुछ एक एग्जांपल ऐसे भी हैं जहां पर आम लोगों ने भी इंस्क्रिप्शंस लिखवाई हैं। आम लोगों ने जैसे मंदिरों के अंदर लिखवा दी, मंदिरों की जानकारी देने के लिए, कैसे ये किस देवता का मंदिर है। ठीक है, तो वहां पे कुछ आम लोगों ने भी कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाई हैं। लेकिन ज्यादातर ये राजाओं का काम होता था इंस्क्रिप्शंस लिखवाना। ना केवल राजा वहां पर अपने आदेश लिखवाते थे, बल्कि जो राजा हैं वो अब काफी लड़ाइयां लड़ते थे। ठीक है, तो किसी राजा को किसी लड़ाई में जीत मिली, तो उसके बारे में भी इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा जाता था कि भैया इस राजा को इस लड़ाई में जीत मिली है। इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूरा का पूरा ब्यौरा रहता था। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक बातें हो गई। अब इनके अलावा और सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? खैर दोस्तों, उससे पहले एक इंस्क्रिप्शन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये अशोक की है। ठीक है, सम्राट अशोक की एक इंस्क्रिप्शन है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये ताम्र पत्र के ऊपर यहां पर लिखा गया है ना। ताम्र पत्र नहीं है दोस्तों, ये एक पत्थर के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, पत्थर के ऊपर ये लिखा गया है, कोई धातु उसके ऊपर लगाकर। और ये देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। इस शासक के विषय में हम आगे 8वें लेसन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस हमारा जो 8वां लेसन होगा, 8वां जो चैप्टर होगा इस बुक का, उसके अंदर अशोक के बारे में काफी जानकारी है। ठीक है, अशोक के ऊपर वो लेसन है। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये इंस्क्रिप्शंस लिखी कैसे जाती थी? कुछ विशेष लिपियां होती थी, जैसे आज रोमन लिपि है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। रोमन इंग्लिश में लिखी, इंग्लिश जो लिखते हैं वो रोमन में लिखी जाती है। हिंदी लिखते हैं देवनागरी में लिखी जाती है। इसी तरह से पुराने समय में जो भाषाएं रही होंगी, उनके लिए भी कुछ लिपियां रही थी। ठीक है, तो वही लिपियों के जरिए, उन्हीं लिपियों के जरिए यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शंस तैयार की गई हैं। ठीक है, जैसे अशोक के टाइम में अरामेक, यूनानी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, इस तरह की जो लिपियां थी, या जिनको स्क्रिप्ट्स आप कह सकते हैं, उनके जरिए ये जो इंस्क्रिप्शंस तैयार की गई थी। आपने पढ़ा भी होगा कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, है ना, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो दोस्तों ये लिपियां ही हैं। और दोस्तों ये जो लिपियां हैं, पुराने टाइम की लिपियों को पढ़ा कैसे जाए, इसके लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आज के टाइम में रोमन लिपि है जिसमें इंग्लिश लिखी जाती है, देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है, लेकिन पुराने टाइम की जो लिपियां हैं उनको कैसे पढ़ा जाए, इसमें भी काफी मेहनत लगती है इतिहासकारों की। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक इंस्क्रिप्शन है, ऊपर ये रोमन में लिखी गई है और नीचे ये यूनानी में लिख दी गई। तो यहां पर कोई इतिहासकार आता है, उसको रोमन तो आती है, ठीक है, उसको रोमन तो आती है, लेकिन उसको यूनानी जो है वो नहीं आती। तो अब यूनानी कैसे पढ़ेगा? तो उसके लिए पहले वो रोमन पढ़ लेगा, बाद में जो यूनानी आपको दी गई है, ठीक है, जो यूनानी आपको लैंग्वेज आपको नीचे दी गई, जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो आपके सामने होगी।
तो इसके लिए कोडिंग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम रीजनिंग पढ़ते हैं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, उसी तरह से यहाँ पर रोमन में कौन सा लेटर है और यूनानी में वो लेटर कैसा लिखा गया है। ठीक है, मान लीजिए रोमन में ए लिखा गया है तो हो सकता है यूनानी के अंदर ए की जगह पर एप्पल बना दिया गया हो। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि भैया ये एप्पल बनाया जाता था ए के लिए। तो इस तरह से टेक्निक वगैरह काफी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इतिहास को जानने का एक और तरीका है, वो है आर्कियोलॉजी। ठीक है, पुरातत्व। पुरातत्व दोस्तों यहां पर खुदाई वगैरह की जाती है। ठीक है, पहले हमने देखा लिटरेरी सोर्सेज, ये हैं अब पुरातात्विक सोर्सेज। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, तो तीन तरह के मोटे मोटे सोर्सेज की बात दोस्तों अक्सर होती है। सबसे पहले तो हमारे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो इसके तीसरे नंबर पे आते हैं जो फॉरेन जो हमारे विजिटर्स आए थे भारत के अंदर। ठीक है, जो फॉरेनर्स आए थे भारत के अंदर, जैसे इब्न बतूता आए थे, वेनसांग आए थे चीन से, है ना, जितने भी इत्सिंग आए थे, जितने भी फॉरेन से विजिटर्स भारत के अंदर आए थे घूमने के लिए, उनके जो विवरण हैं वो भी इतिहास को जानने का एक सोर्स है। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है इसके अंदर मोटा मोटी जो बात की गई है वो एक तो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात की गई है और दूसरी बात की गई है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। ठीक है, दो सोर्सेज के बारे में मोटा मोटी बात की गई है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लीजिए दोस्तों किस तरह के हो सकते हैं। दरअसल क्या होता है, खुदाई की जाती है किसी विशेष स्थान पर। अगर लगता है कि ये जगह बहुत पुरानी है तो वहां पर खुदाई की जाती है। तो खुदाई के अंदर काफी सारी चीजें निकल सकती हैं, जैसे ये देखिए, ये घड़ा है, मटका है, इस तरह की चीज निकल जाती है ना। और भी कोई और तरह के बर्तन निकल सकते हैं, कुछ और तरह के औजार, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स निकल सकते हैं, वेपन्स निकल सकते हैं, कुछ और बर्तन, आभूषण, ऑर्नामेंट्स वगैरह या कॉइन्स, सिक्के वगैरह निकल सकते हैं। तो ये सभी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं दोस्तों। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये काम जो करते हैं उन लोगों को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, यानी जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों यानी कि जो रिमेन्स होते हैं ना, चित्रों, मूर्तियों, स्कल्पचर्स, है ना, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वस्तुएं जैसे पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, इसलिए हमें वो खुदाई में मिल जाते हैं क्योंकि वो जल्दी नष्ट नहीं होते। अब दोस्तों उसका एग्जाम्पल ये भी है, ये भी देखिए दोस्तों, ये कुछ कॉइन्स हैं काफी पुराने। ये देखिए 4700 वर्ष पुराने ये कॉइन्स हैं। ठीक है, ये कॉइन्स आप देख सकते हैं, ये चांदी के कॉइन है। ठीक है, ये उसकी एक साइड है और ये उसकी दूसरी साइड है इस कॉइन की। 4700 साल पुराना ये कॉइन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले किस तरह के कॉइन्स का प्रयोग होता था और आज के टाइम में जो कॉइन्स हैं वो किस प्रकार के हो गए हैं। टेक्निक कितनी ज्यादा बदली है, टेक्निक ने कितनी ज्यादा तरक्की की है, विकास किया है। तो ये है दोस्तों, ये जो हमारा आज का लेसन है ना। खैर, इस लेसन में आगे बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और बता देता हूं दोस्तों। ज्यादातर स्लाइड्स जो आज की हैं, मैंने ये ई पाठशाला जो एप्लीकेशन है वहीं से किताब को डाउनलोड किया है और वहीं से मैंने ज्यादातर स्लाइड्स को बनाया है। ठीक है, यहां से आप लोग एनसीईआरटी की किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर डाउनलोड करना चाहें तो चैप्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब पुरातत्वविद करते क्या हैं? ये दोस्तों तमाम चीजें करते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ये ढूंढते हैं, जिससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग खाते क्या थे। ये वनस्पतियों के अवशेष भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, लेकिन अन्न के जो दाने या लकड़ी के कुछ टुकड़े जो जल जाते थे वो बचे हुए रह जाते हैं। ठीक है, तो उनसे पता चल जाता है कि पुराने टाइम में लोग क्या खाते थे। तो ये पुरातत्ववेताओं का काम होता है और बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों, आसान नहीं होता। तो हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इन सोर्सेज के बारे में दोस्तों हम लगातार यहां पर बात कर ही रहे हैं कि किस तरह के सोर्सेज की जरूरत पड़ती है इतिहास को जानने के लिए, है ना। 3 तरह के सोर्सेज के बारे में मैंने बात की ही है आप लोगों के सामने।
अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस चैप्टर के अंदर, वो है यहां पर तिथियों का मतलब, पुरानी जो तारीखें हैं उसके बारे में यहां पर बात की गई है। यहां पर बात की, अगर कोई आप लोगों से पूछे किसी एक विशेष तिथि के बारे में, ठीक है, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह से कोई और वर्ष बताओगे, ठीक है। तो इन तिथियों की गणना कैसे की जाती है, यहां पर वो हमें बताने की कोशिश की गई है। नॉर्मली दोस्तों आज के टाइम में जो चलता है कैलेंडर, कौन सा चलता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर नॉर्मली हम कह देते हैं ना। तो ये कैलेंडर शुरू कब से हुआ था? ये ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ईसा मसीह, क्राइस्ट का जब जन्म हुआ और उसके बाद से अब तक का जितना भी समय बीता है, ठीक है, वो एडी कहलाता है, ठीक है, एनो डोमिनी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो बीसी कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। जैसे आज 2019 चल रहा है, तो अब इसको हम 2019 एडी भी कह सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, ये तो खैर उसी को इंग्लिश में लिखा गया है, जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए। आगे देखिए, ये देखिए, अब यहां पर और अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। बीसी, वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। कई बार आपको देखने को मिलता है 2000 बीसी, ठीक है, 2000 बीसी। अब बीसी का मतलब सीधा सा मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 2000 साल पहले, यानी कि अगर टोटल अगर जोड़ेंगे तो आज से लगभग 4000 साल पहले की बात हो जाएगी। यानी कि अगर 2000 बीसी आपको देखने को मिले तो आप समझ लीजिए कि आज से लगभग 4000 साल पहले की बात हो रही है, क्राइस्ट से भी 2000 साल पहले की। और जहां पर आपको ये एडी मिल जाए, जैसे ये 2012 एडी दिया गया है ना, तो एडी का मतलब ये ईसा मसीह के जन्म के 2012 साल बाद की बात है। जैसे आज हम 2019 में है, यही एग्जांपल मैं पहले दे ही चुका हूं, तो 2019 एडी लिखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के 2019 साल के बाद की बात यहां पर हो रही है। तो ये बात है दोस्तों, ठीक है। और आगे यहां पर कुछ और चीजें दी गई हैं, जैसे कई बार सीई शब्द का इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है, एडी के स्थान पर, ठीक है, एडी के स्थान पर कई बार सीई और बीसी के स्थान पर बीसीई का इस्तेमाल भी हो सकता है। अब ये क्या है दोस्तों? अब ये सीई क्या है? सीई का मतलब हो जाएगा कॉमन एरा, ठीक है। ये देखिए यहां पर दिया गया है, ये देखिए कॉमन एरा, सीई, कॉमन एरा मतलब आज का टाइम, जो आज का टाइम चल रहा है, ये 2019 जो चल रहा है, ये कॉमन एरा है, ठीक है। इसके लिए सीई का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बीसीई का इस्तेमाल होगा तो वो होगा बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, जो कॉमन एरा से पहले की बात है, ठीक है। वही बात एक तरह से जो बीसी के लिए इस्तेमाल शब्द कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं इसको आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसके बाद दोस्तों अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिया गया है इसी चैप्टर के अंदर, पेज नंबर 3 पर कुछ डेट्स दी गई हैं, उनके जरिए हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर यह दिया गया था, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, आज से 4700 साल पहले, है ना। तो अगर इसको हम बीसी और एडी में अगर बात करना चाहें तो 4700 साल पहले, यानी कि आप नोट करेंगे 2681, है ना, 2681 हो जाएगा, 2681 बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट 2681। और उसके बाद 2019 साल और बीत चुके हैं, तो देख लीजिए टोटल मिलाकर 4700 हो गया, है ना। तो अगर हम बात करें बीसी, यानी कि ईसा पूर्व भी कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो इसको ईसा पूर्व भी कह देते हैं दोस्तों, ठीक है। आप कहेंगे भैया इंग्लिश में बताने लग गया, तो ईसा पूर्व जो हम कहते हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी तरह से नीचे ये जो 2500 डेट दी गई, इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, तो 2500 पूर्व भी आप आसानी से लगा सकते हैं। 2500 में से आज का 2019 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा लगभग 481, है ना। तो 481 बीसी, बिफोर क्राइस्ट 481 साल पहले, तो आज से लगभग 2500 साल पहले। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो चैप्टर है इसके अंदर काफी चीजें दी गई हैं। एक तो सोर्सेज की बात तो की गई है, साथ ही यहां पर आपको कुछ मैप्स के बारे में भी बताया गया है, कुछ प्राचीन स्थानों के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि मैं यहीं पर अगर जाऊं तो यहां पर ये जो देखिए बात हो रही है, अब देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो।
सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। खैर ये तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। किन नदियों के किनारे? सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे। और अब हमको ये ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? अब देखिए दोस्तों, सिंधु नदी कहां पर है? ये मैप आपके सामने है और मैप में ये देखिए, ये है सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी आपके सामने है। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? ये देखिए दोस्तों, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता ही होगा। नॉर्मली आपको ये इस डायग्राम में भी, इस चित्र में भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये सतलुज नदी आ रही है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, और ऊपर से ये जो काबुल नदी आ रही है, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और इन सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ था, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो याद कीजिए दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब बात करते हैं तो इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे जो नदियां हैं, उन वहां पर जो बड़े बड़े शहर थे, जो सभ्यता फली फूली थी। ठीक है, और यहां पर आगे गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज यहां पर यह पता लग रही है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु के आसपास तो जो नगरों का विकास हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन गंगा नदी के किनारे व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये गंगा नदी है दोस्तों। ठीक है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी जैसे यमुना हो गई, नीचे से ये सोन नदी हो गई, ये चंबल हो गई, है ना। तो ये जो तमाम नदियां हैं, यहां पर जो बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ था, ये 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, आज से 2500 साल पहले। और जबकि ये सिंधु नदी के किनारे आज से 4700 साल पहले ही बड़े बड़े नगरों का विकास हो गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु जो सिविलाइजेशन थी, है ना। तो ये है। आगे इसी के अंदर और देखेंगे तो ये नर्मदा नदी की बात हो रही है। नर्मदा नदी का पता लगाओ इस मानचित्र के अंदर। यहां कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, यानी नर्मदा नदी का जो तट है वो और भी पुराना है हमारे इतिहास के मद्देनजर। ठीक है, तो यहां रहने वाले जो आरंभिक लोग थे, उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे, चीजों को इकट्ठा रखने वाले। ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, और ये अपने भोजन के लिए पेड़ों की जो जड़ें थी, जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का इस्तेमाल करते थे। ये जानवरों का आखेट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। कौन लोग करते थे? जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। अब नर्मदा नदी कहां पे दोस्तों, ये भी आप इस मैप के अंदर देखिए, मानचित्र के अंदर देखिए, ये ऊपर विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और विंध्याचल की पहाड़ियों में से ही एक जगह पे यहां से नर्मदा नदी निकल रही है। नर्मदा कहां से निकल रही है दोस्तों, आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो नर्मदा निकल रही है यहां से, और इसके नीचे ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा रेंजेस हैं। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में यहां पर नर्मदा नदी बह रही है, इस भ्रंश कगार के बीच में। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये ताप्ती नदी है, इस तरफ सतपुड़ा के, आप देख सकते हैं सतपुड़ा के दक्षिण में। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो हिस्ट्री में दोस्तों मैप्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो लोग और हिस्ट्री ऑप्शनल लेने जा रहे हैं आगे जाकर, तो उनके लिए तो मैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैप से जुड़ा हुआ सीधा एक प्रश्न आता है 50 नंबर का। ठीक है, और बहुत स्कोरिंग आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है अगर आप हिस्ट्री के मैप्स को अगर आप अच्छे तरीके से देखें। तो ये जो हमारा कोर्स है, इसके अंदर हम मैप्स को भी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, आगे अब दोस्तों इसी मैप के जरिए यहां पर बताया गया उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। इसके अलावा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो दोस्तों ये यहां पर जो बताया गया है, ये एक तो ऊपर देखिए, ये जो सुलेमान और किरथार पहाड़ियों की बात है, यहां पर भी लगभग 8000 वर्ष पूर्व एक प्रकार से खेती की शुरुआत हो जाती है, गेहूं और जौ। और ये भी दोस्तों उसी सिलसिले में ही है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्याचल, ये भी उसी 8000 वर्ष पहले की बात ही बताई जा रही है। यहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो ये 3 एग्जाम्पल, सुलेमान और किरथार, उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, इन तमाम इलाकों में कृषि का विकास हो गया था 8000 साल पहले। ये देखिए, ये विंध्य पहाड़ियों में जहां चावल भी उपजाया जाता था। ठीक है,
अगर सुलेमान किरथार की बात करें, सुलेमान और किरथार की बात करें तो यहां पर गेहूं और जौ की बात हो रही है। लेकिन जब विंध्य पहाड़ियों की बात करें तो यहां पर चावल उपजाए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, ये विंध्य के उत्तर में ये स्थान स्थित थे। तो ये तमाम स्थान आप इस मैप में एक बार फिर से देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है ये विंध्यन जो पहाड़ियां हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके अलावा ये देखिए इधर इस तरफ ये गारो पहाड़ियां हैं, ये आप देख सकते हैं मेघालय के अंदर है ना, मेघालय के अंदर गारो, खासी, जयंतिया, इन पहाड़ियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पर लगभग 8000 साल पहले खेती की शुरुआत हो गई थी। इसी तरह से दोस्तों ये किरथार और सुलेमान, ये देखिए ये किरथार और ये सुलेमान, ये पाकिस्तान में है आज के टाइम में। ठीक है, यहां पर भी 8000 साल पहले खेती की शुरुआत हो गई थी, गेहूं और जौ को उपजाया जाने लगा था। तो ये तमाम एरियाज हैं। ये जो मैप्स हैं हिस्ट्री में भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और जो ज्योग्राफी में तो है ही, है ना, इसके बारे में तो कुछ सोचने की भी बात नहीं है। आगे दोस्तों गंगा नदी के आसपास की नदियों के बारे में थोड़ी सी बात है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। वर्तमान बिहार प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों यहां पर जो बात की गई है इस पैराग्राफ के अंदर, ये वही बात की गई है, यात्रियों की बात एक प्रकार से की गई है। हालांकि पूरी तरह से इस चैप्टर के अंदर यात्रियों की बात नहीं की गई है जो फॉरेनर्स भारत में आते थे, लेकिन मोटा मोटा बताया गया है कि लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे थे। ठीक है, कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, इन तमाम जोखिम भरे स्थानों से लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, कभी वो व्यापार करने के लिए जाते थे, कभी सेनाएं जाती थी युद्ध करने के लिए। ठीक है, कभी किसी जगह पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कहा जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई थी, कोई भूकंप आया था या बाढ़ आई थी, तो प्राकृतिक आपदा आ गई तो यहाँ के लोग गंगा घाटी में आ गए थे। ठीक है, और इसी तरह से कई और चीजों को लेकर लोग यात्राएं करते रहते। ठीक है, उत्सुकतावश भी लोग यात्रा करते थे, जैसे वेनसांग जो है ना, इत्सिंग जो है, वो भारत के अंदर आए बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए, उत्सुकतावश भारत के अंदर आए, शिक्षा के लिए भारत में आए। तो ये तमाम चीजें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये दोस्तों गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, एक बार फिर से आप मैप देख लीजिए, ये गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी हो गई। आगे जाकर ये पटना में भी जाती है, पटना के आसपास पाटलिपुत्र, और ये सोन नदी है ना। तो ये पाटलिपुत्र का जो एरिया है, यहाँ पर मगध साम्राज्य का विकास हुआ था और सबसे बड़ा साम्राज्य था भारत का, है ना, पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था भारत का मगध। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के बारे में बात की गई है इस चैप्टर के अंदर। और इसके बाद दोस्तों कुछ ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के सामने, लेकिन इस प्रश्न से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज क्या है? वो आपको ये है कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ये बात भी इसके अंदर की गई है। तो देखिए, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द आखिर आया कहां से? तो ये बताया गया इंडिया जो शब्द है ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अगर आप अपने एटलस देखेंगे तो एटलस में आप देखेंगे जो ईरान है, जो ईरानियन लोग भारत में आए थे, यूनान के लोग जो भारत में आए थे, यूनान यानी कि ग्रीस, है ना, जो ग्रीक लोग जो भारत में आए थे, तो इन लोगों ने काफी पहले भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। लगभग ये देखिए ये 2500 साल पहले, ठीक है, भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो जो ईरानी लोग थे वो जो सिंधु नदी थी, ये सिंधु नदी को हिंदोस कहते थे। ठीक है, ठीक है, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस कहना शुरू किया, और ये जो यूनानी थे, जो ग्रीक लोग थे, इन्होंने सिंधु नदी को इंडोस कहना शुरू किया। ठीक है, मतलब जो ईरानी लोग थे ये स की जगह पर ह शब्द का इस्तेमाल करते थे, और ये जो यूनानी थे, ग्रीक थे, ये स भी नहीं बोल पाते ढंग से, ह भी नहीं बोल पाते थे, ये ई, इन्होंने सिंधु की जगह पर इंदोस, इंडस, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते इस नदी को इंडस नदी कहा जाने लगा, और हमारा ये जो क्षेत्र है इसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, तो इंडिया जो नाम है काफी प्राचीन नाम है, ये किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर नहीं पड़ा है। काफी लोगों को वहम है कि भारत का जो नाम इंडिया है वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके नाम पर पड़ा। भैया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस कंपनी ने अपना नाम भारत के इंडिया नाम के आधार पर रखा था। ठीक है, और इंडिया जो नाम है भारत का बहुत ही प्राचीन नाम है, ये 2500 साल पुराना नाम है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है,
और यहां पर यह भी बताया कि भरत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, और इसी भरत से आगे जाकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो भरत एक कबीले का नाम आप कह सकते हैं, कबीले का नाम था। भरत नाम के कबीले में कुछ लोग रहते थे और ये कबीला आगे जाकर बहुत बड़ा हो गया और इसी के आधार पर हमारे देश का नाम भी पड़ गया। ठीक है, तो ये चीजें कुछ बताई गई हैं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो रचना है 3500 साल पुरानी ऋग्वेद में भी भरत का नाम मिलता है। ठीक है, भरतगण या भरत जो कबीला है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों कुछ जानकारियां हैं और आखिर में ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगर आपने अभी ये चैप्टर मेरे साथ बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, बहुत ध्यान से इसको सुना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये नर्मदा नदी के बारे में बात है, मैंने इसके बारे में इस चैप्टर में बात की है, तो आप मिलान कीजिए। यहां पर देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सबसे बेहतर मिलान हो सकता है नर्मदा नदी का? तो ये देखिए दोस्तों, नर्मदा घाटी के साथ मिलान हो सकता है आखेट तथा संग्रहण। नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो संग्रह करते थे भोजन का, आखेट करते थे जानवरों का, है ना, क्योंकि हजारों लाखों वर्ष पुराना इतिहास है यहाँ का। ठीक है, अब जैसे मगध की बात है तो ये सीधी सी बात है, ये देखिए ऊपर देखिए, पहला बड़ा राज्य, भारत का पहला बड़ा जो साम्राज्य था वो मगध ही था। ठीक है, तो पहला बड़ा राज्य जो था वो मगध था। आगे देखिए गारो पहाड़ियां। अब ये गारो पहाड़ियों से किसको आप जोड़ेंगे? अब गारो पहाड़ियों से दोस्तों यहां पर क्या 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं, आरंभिक कृषि है या प्रथम नगर है? दोस्तों ये देखिए गारो पहाड़ियों से जो जुड़ता है वो है आरंभिक कृषि। जैसे हमने एक जगह पर बताया था सुलेमान किरथार, विंध्याचल और गारो पहाड़ियां, इन सभी जगह पर 8000 वर्ष पहले खेती की शुरुआत हो गई थी। तो गारो पहाड़ियों से आप आरंभिक कृषि को जोड़ेंगे। और इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो ये देखिए सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, इनसे क्या बात करेंगे? या 2500 साल पुराने? तो आप जानते हैं ये 2500 साल पुराने तो नहीं है, ये और भी ज्यादा पुराने हैं। तो जो प्रथम नगर जो बसे थे 4700 ईसा पूर्व और 4700 साल पहले, ठीक है, ईसा पूर्व तो ये लगभग आप मान लीजिए 2600 ईसा पूर्व हो गया, है ना। 4700 साल पहले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नाम के जो बड़े बड़े शहर थे, जो प्रथम जो शहर थे वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों किनारे बसे थे। ठीक है, और आगे अब जब गंगा नदी घाटी की बात आ जाती है तो गंगा नदी घाटी की बात में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के जो नगर हैं वो गंगा नदी घाटी के अंदर बसे थे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे तरीके से पता चला होगा और आपने भी इनके आंसर करे होंगे। ठीक है, आगे एक और प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। अब दोस्तों आपने देखा होगा पांडुलिपियां जो हैं ये भी लिटरेरी सोर्सेज हैं, अभिलेख जो हैं ये भी लिटरेरी सोर्सेज हैं। हमें लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है प्राचीन काल के बारे में, लेकिन पांडुलिपियां जो है ये पेड़ों के पत्तों के ऊपर, पेड़ों की छाल के ऊपर हाथ से लिखा जाता था। लेकिन अभिलेख क्या है, यहां पर या तो कोई मेटल ली जाती थी या फिर कोई स्टोन, कोई बड़ा पत्थर, उसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये एक प्रमुख अंतर है, दोनों ही लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो ये है दोस्तों, और आखिर में ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जिनके बारे में हम इस पूरे लेसन में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इन डेट्स को आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों ने ये लेसन अच्छे से देखा है तो ये डेट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद रहने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो पहला लेसन है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे प्रत्येक नए लेसन की अपडेट आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।